हेलो एवरीवन, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल वाइटल आयुर्वेदा में। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे अगत तंत्र की जो सीरीज़ है उसमें चैप्टर नंबर 6 वन शॉट में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है एनवायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी। और अगर बेसिकली एनवायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी की बात की जाए डेफिनेशन के बारे में, ऐसी साइंस जिसमें हम डील करते हैं कि जो हमारे पॉल्यूटेंट्स हैं उनका हमारे एनवायरनमेंट पे, उनका हमारे एयर पे, सॉइल पे, वाटर वगैरह पे क्या इफ़ेक्ट होता है, उसको हम साइंस में डील करते हैं, वो होती है हमारी एनवायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी। यहाँ पे डेफिनेशन में भी यही दिया है, एनवायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी सॉरी environmental toxicology is a science that deals with dangerous effect of pollutants on environment and wildlife which includes air, soil and water। तो जो भी हमारे pollutants हैं उनका क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट होता है हमारे एनवायरनमेंट पे, हमारे वाइल्ड लाइफ पे, हमारे एयर, सॉइल और वाटर वगैरह पे, उसी को हम कहते हैं एनवायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी। अब जो हमारे एनवायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी है, उसके डिफरेंट सोर्सेज़ होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं टॉक्सिकेंट्स के नाम से जानते हैं। और वो टॉक्सिकेंट्स क्या हो सकते हैं, वो ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। तो यही बात यहाँ पे की गई है। सोर्सेज़ ऑफ एनवायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी में अगर हम बात करते हैं, तो देयर आर मैनी सोर्सेज़ ऑफ एनवायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी जो हमारे दैट लीड्स द प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिकेंट इन आवर फूड्स एंड वाटर या एयर वगैरह। अब ये बेसिकली जो हमारे टॉक्सिकेंट हैं वो 2 टाइप के होते हैं। पहला ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स में बेसिकली अगर बात की जाए तो जितने भी कार्बन के कंपाउंड्स आ जाएँगे वो सारे यहाँ पे इंक्लूड करते हैं। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, तो जैसे हमारा लेड, मरकरी या आर्सेनिक वगैरह जो भी है, वो हमारे इनऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स में इंक्लूड किए जाते हैं। अब जब हमारे एनवायरनमेंट में टॉक्सिसिटी होती है, तो उसके कुछ कॉज़ और कुछ सिम्पटम्स दिखते हैं। तो क्या-क्या सिम्पटम्स दिखते हैं? सबसे पहले डर्मल एंड ऑक्यूलर लीजन्स, तो कहीं पे फफोले वगैरह, छाले वगैरह पड़ जाना, ठीक है, स्किन पे। इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल कहीं न कहीं इफ़ेक्ट होती है। फैटीग रहता है, हेडेक रहता है और कफ रहता है, मतलब इंसान थका हुआ रहता है, इंसान के हेडेक रहेगा, कफ वगैरह रहेगा। और स्किन पे अनयूजुअल लीजन्स हो जाते हैं, छाले वगैरह पड़ जाते हैं। इम्यून सिस्टम क्या हो जाएगा, लोअर रिस्पॉन्स हो जाएगा। पेस्टिसाइड्स और केमिकली सिंथेसिस एजेंट ये बेसिकली सारे सिम्पटम्स कॉज़ कराते हैं। अब देखो यहाँ पे जो हमें बेसिकली इस चैप्टर में पढ़ना है, वो यहाँ से पूछा जाता है विष दृष्टि के लक्षण क्या होते हैं, उसकी चिकित्सा वगैरह क्या है? या फिर हम बात करते हैं कि वायु दृष्टि के लक्षण क्या है, उसकी चिकित्सा क्या है, वो चीज़ें आपको याद करनी है। ये 5 मार्क्स में पूछा जाता है। तो ये यहाँ से चीज़ें कुछ इंपॉर्टेंट स्टार्ट होने वाली हैं। बायोमैग्नीफिकेशन भी एक टर्म आएगी, वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। सबसे पहले हम बात करते हैं विष दृष्टि के बारे में। तो आपको पता है पहले टाइम पे क्या होता था, राजा-महाराजा के बीच में युद्ध होता था। तो एक राजा दूसरे राज्य को नाश करने के लिए क्या करते थे, वो पानी में या फिर हवा में ज़हर मिला देते थे, जिससे क्या होता था पूरी प्रजा खत्म हो जाती थी। जिसको आज के टाइम पे हम बायो वारफेयर के नाम से भी जान सकते हैं कि ऐसे केमिकल कंपाउंड्स छोड़ देना या ऐसे बायोलॉजिकल एजेंट छोड़ देना जिसमें पूरा जो एक रीजन है वो पूरा डिस्ट्रॉय हो जाए ड्यू टू दैट स्पेसिफिक पैथोजन या एंटीजन के, ठीक है। तो यहाँ पे विष दृष्टि की बात की जाए तो प्राचीन काल में शत्रु देश परिविष्ट राजा के तृण, घास, फूस आदि जल मार्ग, अन्न के व और वायु को विष से दूषित कर देते थे, है ना? जिसके द्वारा क्या होता था, शत्रु द्वारा दूषित किए गए इन द्रव्यों का ज्ञान ना होने पर जो भी वहाँ पे उसका सेवन करता था, तो वहाँ पे क्या हो जाती थी, सामूहिक विषाक्तता हो जाती थी। पूरी की पूरी एक समूह नाश हो जाता था। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं दूषित जल के लक्षण यानी कि वाटर पॉल्यूशन के बारे में। तो वाटर पॉल्यूशन बेसिकली यहाँ पे क्या की गई है, बाय डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट फ्रॉम कमर्शियल और इंडस्ट्रियल वेस्ट इनटू वाटर बॉडीज, डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड डोमेस्टिक सीवेज एंड केमिकल कंटामिनेट। तो वाटर पॉल्यूशन का मेजर सोर्सेज क्या है, बेसिकली अगर हम बात करते हैं जो हमारे कमर्शियल या इंडस्ट्रियल वेस्ट हैं, उनको क्या करना, अनट्रीटेड उनको क्या करना, वाटर बॉडीज में छोड़ देना, ठीक है। या फिर अनट्रीटेड डोमेस्टिक सीवेजेस वगैरह हैं, जो या केमिकल कंटामिनेंट्स हैं, उनको डायरेक्ट वाटर बॉडीज़ में डाल देना। वो क्या करते हैं बेसिकली, वो वहाँ पे वाटर पॉल्यूशन कॉज करते हैं। रिलीज ऑफ वेस्टर्स और कंटामिनेटेड इनटू द सरफेस रन ऑफ फ्लोइंग टू वाटर। जैसे आपने देखा होगा छोटी मोटी नदियाँ चल रही हैं तो लोगों ने वहाँ पे पन्नियाँ वगैरह डाल दी, पॉलीथीन वगैरह डाल दिया, फिर कोई भी कंटामिनेंट डाल दिया उसके सरफेस पे, ठीक है। अगर हम बात करते हैं अप्रॉक्सीमेटली 14,000 डेथ पर डे अकर ड्यू टू ड्रिंकिंग ऑफ अनट्रीटेड वाटर। तो जो हार्मफुल वाटर है जिसको ट्रीट नहीं किया गया प्रॉपर तरीके से, उसके अगर देखते हो तो 14,000 डेथ होती हैं पर कंट्री में पर डे। ये डेवलपिंग कंट्रीज़ का डेटा दिया है, डेवलपिंग कंट्रीज़ लाइक इंडिया, बांग्लादेश वगैरह, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं दूषित जल लक्षण के। तो यहाँ पे आयुर्वेद के इंपॉर्टेंट है। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग पूछ सकता है दूषित जल, दूषित वायु के लक्षण और दूषित भूमि के लक्षण और उनकी चिकित्सा क्या बताई गई है। तो अगर किसी ने जल में क्या मिलाया है, विष मिलाया है, विष जल में विषाक्तता हुई है, तो उसके लक्षण क्या मिलेंगे? तो जो जल होगा वो पिच्छिल होगा,
ठीक है? उग्र गंध युक्त होगा, फेन युक्त और रेखा मिलेंगी। रहने वाले जीव जो होंगे जल में वो भी मर जाते हैं और इस जल से जो भी मनुष्य, घोड़ा या हाथी वगैरह स्नान करते हैं, तो उनको या तो वमन हो जाएगा या उनको मोह होगा, ज्वर होगा, दाहा हो सकता है, शोफ हो जाता है। यह आचार्य सुश्रुत ने उत्तर तंत्र में वर्णन किया है। रेफ़रेंस अगर लिखोगे आप तो और भी ज़्यादा अच्छे मार्क्स आपको मिल जाएँगे। यहाँ पे क्या है, रसहीन होता है, थोड़ा-सा गर्म मिलेगा, नाना प्रकार की रेखाएँ डिफ़रेंट-डिफ़रेंट रेखाएँ मिलेंगी, झागदार रहेगा और एक समान नहीं होगा, जिससे पक्षी भी पसंद नहीं करेंगे। मछलियाँ जो भी होंगी वो बेचैन हो जाती हैं। अगर किसी का उस जल से स्पर्श हुआ तो दर्द, शोफ, खुजली हो जाती है और जल से पका चावल खाने पर क्या होता है, जलन करता है या देर से पचता है। तो जो अगर जल से बना हुआ चावल वगैरह खाया है तो डाइजेस्ट नहीं होगा, मूर्छा होगी, ज्वर होगा और सारे शरीर में चकत्ते पड़ जाएँगे। ये अष्टांग संग्रह के सूत्र स्थान के 8वें अध्याय में सबने पढ़ा भी होगा। फर्स्ट ऑफ में 74 टू 76 श्लोक है। अब यहाँ पे इसकी चिकित्सा क्या है? तो यहाँ पे क्या कहा गया है? मेढ़श्रृंगी, इंद्रवारुणी, कलिहारी, उत्तम माधुरी, मरवा अति से बनी भस्म को क्या करना है? पानी में कई बार घोल लेना है और घोलने के बाद छान लें और उसे क्या करें, बाद में सरल हल्दी, इलायची, नेत्रवाला, मंजिष्ठा, कल्क रूप में से सरल हल्दी, दारू हल्दी, मंजिष्ठा आदि से प्रक्षेप जल को गर्म करके पिएँ। तो सिंपल क्या है कि मेषरंगी वगैरह की पहले क्या करनी है, भस्म बनानी है, उसको पानी में घोलना है, उसके बाद छान लेना है। अब छने हुए पानी में हल्दी वगैरह डाल के उसको बॉयल करना है, बॉयल करने के बाद गरम करके पीना है या फिर पाटला, नीम, अश्वगंध यानी कि साल, शम्याक, अम्लतास, ठीक है, सहूजना इनको जलाकर भस्म बना लेना है और भस्म बनाकर विषैले पानी में के घड़े में डाल देना चाहिए। इससे क्या होगा, जो पानी की विषाक्तता है वो खत्म हो जाएगी, ठीक है? ये यहाँ पे बताया गया और भूमि देश में जो जहाँ पे जब भूमि की दूषित होती है उसमें कथित सुहांजन वाले अगत को दही के साथ पान कराने के लिए भी बताया गया। अगर यहाँ पे जल की विषाक्तता मिल रही है, उसके सिम्पटम्स मिल रहे हैं दूषित जल के। इसके बाद विष दूषित भूमि के लक्षण क्या मिलेंगे? तो अगर कोई भूमि है जो विष से दूषित हुई है तो उसमें उस भूमि प्रदेश में क्या मिलेगा? शिलापृष्ठ, तीर्थी घाट। तो जो घाट वगैरह हैं यहाँ पे या फिर पानी के अराउंड जो शिला वगैरह पड़ी रहती हैं, वहाँ पे अगर गाय, बैल, हाथी, घोड़े वो सब बैठ जाएँ या मनुष्य बैठ जाएँ, तो जो-जो वहाँ पे उनका ऑर्गन टच होगा, स्पर्श होगा, वहाँ पे शोथ हो जाएगा, एडीमा होगी, जलन और अंग में रोग तथा नख गिरने लग जाते हैं। अब विष से आक्रांत भूमि जो है वो बेसिकली कैसी दिखती है? जली हुई। जो अगर जिस भूमि पर विष गिराया गया तो ऐसी प्रतीत होती है जैसे यहाँ पे कुछ जलाया गया हो। तिनके वृक्ष मूल आदि मुरझा जाते हैं। तो जो गुल्म वगैरह हैं, वृक्ष के गुल्म वगैरह हैं, तिनके वगैरह वो भी मुरझा जाएँगे। कीट, सर्प आदि मर जाते हैं और भूमि के दूषित होने से घोड़े के खुर और नख गिरने लगते हैं। वमन रहेगा, ठीक है, मूर्छा रहेगी, ज्वर रहेगा, मुँह, सिर में पीड़ा, ये सारे जो कॉमन सिम्पटम्स हैं, वो कॉमन सिम्पटम्स देखने को मिलते हैं। इसकी चिकित्सा क्या बताई गई है, ये इम्पोर्टेंट है, याद करके जाना आई सजेस्ट, ठीक है। आचार्य सुश्रुत ने के अनुसार क्या है, अनंता यानी कि सारीवा को इलादिगण के साथ पहले सूरा में पीसकर दूध और काली मिट्टी अथवा वाल्मीकि मिट्टी मिलाकर इसे छिड़काव करें। सिंपल क्या कहा गया कि जो सारीवा है, उसको इलादिगण के साथ पीस लेना है, पीसने के बाद उसे काली मिट्टी वगैरह में मिलाकर उसको छिड़काव करना है या फिर वायविडंग आदि द्रव्यों के कषाय का परिषेक करना चाहिए, छिड़काव करना चाहिए एक तरीके से, ये समझ सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे दूषित वायु के, यहाँ पे विष के भूमि के लक्षण बताए गए हैं और उसकी चिकित्सा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, दूषित वायु के या दूषित जो धुआँ है उसके क्या लक्षण मिलेंगे, उसकी क्या चिकित्सा है? तो धुआँ अथवा वायु के विषाक्त होने पर जो है पक्षी जो आसमान में उड़ रहे होंगे वो श्रम से थक कर गिर जाएँगे, ठीक है? उनका श्वास, कास, प्रतिशय, शिरोरोग तथा नेत्र रोग से ग्रस्त हो जाते हैं। तो मनुष्य भी और जो पक्षी वगैरह हैं वो भी विकृत हो जाते हैं। विष मिश्रित वायु शीत ऋतु में अति गर्म चलती है। अगर मान लो ठंड है लेकिन उसमें विष मिला हुआ है तो बहुत ज़्यादा गर्म चलेगी और उष्ण ऋतु में अति शीतल बन जाती है। मतलब ये विकृत वायु के लक्षण भी आपने स्वस्थ विरत वगैरह में पढ़े होंगे या चरक में पढ़े होंगे, वहाँ पे भी इसका वर्णन मिलता है। इसके कारण क्या होगा, भ्रम, मूर्छा, ये सारे लक्षण मिलते हैं। इसकी चिकित्सा क्या बताई गई? आपको लाक्ष, हल्दी, तमालपत्र, तगर, कुष्ठ प्रियंगू इन सबको अग्नि में डालकर इसका धुआँ से क्या करना है, धूपन करना है। तो उससे क्या होगा, जो वायु है या धूम है उसका शोधन हो जाता है। इसी के साथ यहाँ पे बताया गया विष दूषित तृण या अन्न, अगर किसी ने विष दूषित अन्न है तो उसके क्या लक्षण मिलेंगे, उसकी चिकित्सा क्या बताई गई है। तो विष दूषित
तिनका या फिर अन्य के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। घास-फूस आदि और भोजन के विष से युक्त हो जाने पर प्राणी अगर इनका प्रयोग करता है, तो उसके जो अंग हैं वो ढीले पड़ जाते हैं, मूर्छाग्रस्त हो जाता है, उसको मूर्छा मिलेगी, वमन और अतिसार से पीड़ित हो जाता है और मनुष्य क्या है, मृत्यु को भी प्राप्त हो सकता है। ऐसी बात यहाँ पे की गई है, ठीक है? अब यहाँ पे इसके बाद हम बात करते हैं इसकी चिकित्सा के बारे में कि इसकी चिकित्सा कैसे करनी है। तो इसकी चिकित्सा के बारे में क्या कहा गया है, विषनाशक या अन्य अगधों को कि नाना प्रकार के वाद्य यंत्रों पर लेप करना है और उसे बचाना है। सिंपल ये है कि आप क्या करो, जो विषनाशक अगध हैं, उनको लेप करो और वहाँ पे बचाने के लिए या फिर चांदी, पारा, स्वर्ण, सारिवा इन सबको बराबर मात्रा में कुर्विन, मुस्ता या रत्न विशेष अथवा शांड का पत्थर इनको कपिल वर्ण की गाय के पित्त में मिलाकर वाग यंत्रों पर लेप करने पर करना भी उत्तम है, क्योंकि वाग शब्द से घोर विष का प्रभाव भी नष्ट हो जाता है। ये बात यहाँ पे कही गई है। ये तो हमारा आयुर्वेद के पर्सपेक्टिव से हुआ। अब हम बात करते हैं मॉडर्न के पर्सपेक्टिव से। पॉल्यूशन बेसिकली क्या होता है कि किसी भी कंटामिनेंट्स को नेचर में इंट्रोड्यूस करना, जिसकी वजह से क्या होता है, एडवर्स डैमेज होता है, उसको हम क्या कहते हैं, पॉल्यूशन। तो पॉल्यूशन इज द इंट्रोडक्शन ऑफ कंटामिनेंट्स, मतलब जो हमारे नेचर को हार्म पहुंचाते हैं उनका उनको इंट्रोड्यूस कराना कहाँ पे, नेचुरल इन्वायरमेंट में, जिसकी वजह से क्या होता है, एडवर्स डैमेज होता है, बहुत ज़्यादा हानिकारक नुकसान होता है। तो इसमें वाटर पॉल्यूशन में क्या होगा, मैं बता भी चुका हूँ, डिस्चार्ज करना कमर्शियल और इंडस्ट्रियल वेस्ट को कहाँ पे, सरफेस वाटर में डिस्चार्ज, ये हमारा ठीक है। सरफेस वाटर के लिए कौन सा होगा, डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड डोमेस्टिक वेस्ट वगैरह, सीवेजेस वगैरह, केमिकल कंटामिनेंट्स या क्लोरीन ट्रीटेड सच एज क्लोरीन वगैरह, या फिर ट्रीटेड सीवेज में अगर हम बात करते हैं, रिलीज ऑफ वेस्ट एंड कंटामिनेटेड इनटू सरफेस रन ऑफ फ्लोइंग टू सरफेस वाटर। तो पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन के बाद अब बात करते हैं लैंड पॉल्यूशन के बारे में। तो लैंड पॉल्यूशन का बेसिकली क्या रहेगा कि व्हेन जो है हमारे केमिकल आर रिलीज बाय स्पिल्स और अंडरग्राउंड लीकेज वगैरह हो गई, तो वहाँ पे लैंड पॉल्यूशन हो जाएगा। मोस्ट कॉमन सिग्निफिकेंट सॉइल पॉल्यूशन क्या है, हाइड्रोकार्बन्स हैं, हैवी मेटल्स हैं, मिथाइल टर्शियरी ब्यूटाइल ईथर है, हर्बिसाइड्स हैं, पेस्टिसाइड्स और क्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स वगैरह। तुम्हें पता ही कि लैंड को कौन पॉल्यूट करता है, और बेसिक जो है वो कौन है, हमारे सबसे मेजर है हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं बायोलॉजिकल वॉरफेयर। अब देखो, वही बात यहाँ पे बात की जा रही है। बायोलॉजिकल वॉरफेयर का मतलब क्या है कि ऐसे जर्म्स वगैरह को यूज़ करना एक पर्टिकुलर एरिया में, या मतलब तुम सब लोगों ने क्रिश 3 देखी होगी। उसमें क्या है कि काल क्या रिलीज़ करता है, वायरस छोड़ देता है, जिससे लोगों को हार्म होता है। तो मतलब वायरसेस वगैरह का, बैक्टीरिया वगैरह का लार्ज स्केल पे यूज़ करना टू थ्रेटन लाइफ, ठीक है? किसी को मारने के पर्पज़ से, उसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल वॉरफेयर। इसको हम जर्म वॉरफेयर के नाम से भी जान सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या यूज़ किया जाता है, इट इज़ अ यूज़ ऑफ बायोलॉजिकल टॉक्सिन या इन्फेक्शियस एजेंट जैसे बैक्टीरिया, वायरस या फंगाई विद इंटेंशन टू किल या इंसेपरेबल ह्यूमन्स, एनिमल और plant as an act of war by a state or nation, use an act of war, ठीक है। तो कैसे यूज़ करना, किसके लिए यूज़ करना, किसी भी बैक्टीरिया, वायरस वगैरह को यूज़ करना, किसके अगेंस्ट में, ह्यूमन के, एनिमल्स के, प्लांट वगैरह के अगेंस्ट में यूज़ करना, उनको किल करने के इंटेंशन से इन फॉर्म ऑफ वॉर बाय ए स्टेट और नेशन इज नोन एज बायोलॉजिकल वॉरफेयर। इंसेक्ट वॉरफेयर आल्सो कंसिडर्ड एज बायोलॉजिकल वॉरफेयर। इस पे एमसीक्यू बन सकता है कि इंसेक्ट वॉरफेयर जो है उसको किस में इंक्लूड किया जाता है। इसके बाद बायोटेररिज्म मतलब क्या है कि वही जो है हमारा जर्म वगैरह, बैक्टीरिया वगैरह को, इनको यूज़ करना टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म या टॉक्सिन को यूज़ करना किसी भी लिविंग के लिए, वहाँ पे डेथ कॉज कराने के लिए, ह्यूमन के लिए, इन फॉर्म ऑफ बाय यूजिंग फॉर a purpose of terrorism, ठीक है। बायोटेररिज्म इज द इंटेंशनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और टॉक्सिन ड्राइव फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस डेथ और डिजीज इन ह्यूमन। तो क्या करना, बायोटेररिज्म बेसिकली क्या, इंटेंशनल यूज करना किसका, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या टॉक्सिन का, किसी भी ह्यूमन को वो या तो डेथ पहुंचाने के लिए या फिर उसमें डिजीज कॉज कराने के लिए, इसके इंटेंशन से यूज करना, ठीक है। फीचर क्या होंगे बायोलॉजिकल वॉरफेयर के, तो बायोलॉजिकल वॉरफेयर में हाई मॉर्बिडिटी, मतलब हाई हाई डेथ मॉर्बिडिटी, मतलब क्या कह सकते हो आप, डिसेबिलिटी, है ना। और मोर्टेलिटी मतलब क्या है, डेथ। तो बहुत ज़्यादा डेथ रेट होता है और बहुत ज़्यादा डिसेबिलिटी कॉज कर देता है। पोटेंशियल होता है पर्सन से पर्सन ट्रांसफॉर्म होने की, जैसे कोविड-19 था, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर हुआ, ठीक है। लो इन्फेक्शन डोज एंड हाई इन्फेक्शन बाय एयरोसोल। तो सिंपल क्या है, एयर पार्टिकल्स के थ्रू स्प्रेड करता है एयरोसोल से, और बहुत कम हमारी डोज रिक्वायर्ड होती है। लैक ऑफ रैपिड डायग्नोस्टिक कैपेसिटी, एकदम से कोई भी नई चीज़ इंट्रोड्यूस की जाए, कोई नया वायरस है, उसको जल्दी डायग्नोस करने में टाइम लगता है, ठीक है। जैसे अभी कोविड-19 आया था, तो उसको डायग्नोस करने में बहुत टाइम लगा था। इसी की तरह एंटी जो है हमारी वैक्सीन्स वगैरह अवेलेबल नहीं होती, जैसे कोविड की वैक्सीन नहीं अवेलेबल थी, एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी है ना। तो ये यहाँ पे कहीं न कहीं इस चीज़ को
जो हमारा बायो वॉरफेयर है उसको कोविड-19 से रिलेट करके आपसे पूछा जा सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ हो सकती है। कैटेगरी ऑफ बायोलॉजिकल वॉरफेयर, बायोलॉजिकल वॉरफेयर की बेसिकली 3 कैटेगरी आती हैं, जिसमें जो है हमारा ऑर्गेनिज़्म को अलग-अलग कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। कैटेगरी ए में आता है आपका एंथ्रेक्स, बॉटुलिज्म प्लाग, स्मॉल पॉक्स, वायरल हेमोरेजिक फीवर। कैटेगरी में बी में आ जाते हैं आपका सिकोटिस, एप्सिलॉन, रेसिन, वायरल एन्सेफेलाइटिस, स्टेफिलोकोकल एंटीरोटॉक्सिन। इसी तरह कैटेगरी सी में आ जाता है इमरजेंसी इन्फेक्शंस, हंता वायरस, सार्स, कोरोना वायरस, पेंडेमिक। तो यहाँ पे पूछ सकता है कि जो कोरोना वायरस है वो कौन सी कैटेगरी में आता है, तो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यहाँ से बन सकता है, तो इसको पढ़ के जाइएगा, आई सजेस्ट, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं केमिकल वॉरफेयर। तो वही बात कि केमिकल का यूज़ करना, ठीक है, सब्सटेंसेस को इन फॉर्म ऑफ वेपन वगैरह, ठीक है, उसको क्या है केमिकल वॉरफेयर। इट इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ टॉक्सिन प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस एंड एज वेपन इज नोन एज केमिकल वॉरफेयर। तो केमिकल वेपन बेसिकली स्पेशलाइज्ड वेपन होते हैं जो यूज़ किया जाता है केमिकल फॉर्मुलेशंस में टू इन्फ्लिक्ट डेथ और हार्म ऑफ ऑन ह्यूमन बीइंग। तो हार्म पहुंचाने के लिए ह्यूमन बीइंग को या डेथ पहुंचाने के लिए जो हमारे केमिकल वेपन्स हैं वो स्पेशलाइज्ड वेपन होते हैं, ठीक है, जो केमिकल फॉर्मुलेशंस के यूज़ करके बनाए जाते हैं। Chemical weapon may be defined as the weapon may also be applied to any toxic chemical or its precursor that can cause death or injury। तो केमिकल वेपन क्या होता है, वही कोई कोई भी एक ऐसा टॉक्सिक केमिकल या उसका प्रिकर्सर जो क्या कर सकता है, डेथ या इंजरी कॉज करा सकता है, उसको हम कहते हैं केमिकल वेपन कहते हैं। अब केमिकल वॉरफेयर एजेंट क्या हो सकते हैं, वो एजेंट जो केमिकल अ ऐसे एजेंट जो कहाँ कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं टू टू कॉज़ डिसेबिलिटी वगैरह डेथ, इन उनको हम कहेंगे वो एजेंट्स कहलाएँगे हमारे केमिकल वॉरफेयर एजेंट। और केमिकल वेपन एजेंट इज़ अ केमिकल सब्सटेंस हुज़ टॉक्सिक प्रॉपर्टीज़ आर मीन टू किल या इंजरी और इनकैपेसिटेट ह्यूमन बीइंग, तो उसको हम कहेंगे केमिकल वॉरफेयर एजेंट। तो ये 3 टर्म याद रख लेना, केमिकल वॉरफेयर एजेंट, केमिकल वेपन क्या होता है और केमिकल वॉरफेयर क्या होती है, ठीक है? इसके बाद हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल वेरफेयर। तो पहला होता है हैरेसिंग एजेंट, जिसका केवल काम ये है कि आप किस किस लिए यूज़ कर रहे हो, कि लोगों को हैरेस करने के लिए यूज़ कर रहे हो। जैसे टियर गैस वगैरह, कहीं पे प्रोटेस्ट होता है तो पुलिस क्या करती है, लोगों को वहाँ से भगाने के लिए केवल क्या करती है, टियर गैस का यूज़ करती है। तो हैरेसिंग एजेंट क्या होते हैं, ये सेंसरी इरिटेंट होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं इरिटेशन, लेकिन इनका इंटेंट किल करना या इंजरी देना नहीं होता। जैसे टियर गैस में क्या होता है, बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल ब्रोमाइड, कैपासाइसिनेट, ठीक है, कैपेसिनिएट, ठीक है। इसी तरह वोमिटिंग एजेंट्स होते हैं डाइफिनाइल क्लोरो एरोसोलिन और डाइफिनाइल साइनोआर्सिन, ठीक है। इसी तरह इनकैपेसिटिंग एजेंट मतलब क्या होता है कि जानबूझकर परमानेंट इंजरी कॉज कराना या फिर लॉस ऑफ लाइफ देना। जैसे सब्सटेंस दैट प्रोड्यूस डेलिबरेटिंग इफेक्ट विद लिमिटेड प्रोबेबिलिटी ऑफ परमानेंट इंजरी और लॉस ऑफ लाइफ। जैसे साइकोलॉजिकल एजेंट्स हो जाएंगे, इसमें एलएसडी आ जाएगा और हमारा फिनाइलसिडीन आ जाएगा। एलएसडी की फुल फॉर्म याद कर लेना, लिसर्जिक एसिड डाइएथाइलमाइड, ठीक है। इसी तरह लीथल एजेंट मतलब जिनका काम है कि वो ग्रीवियस इंजरी कहीं न कहीं कॉज़ कराते हैं। सब्सटेंस कैन कॉज़ इंजरी दैट रिक्वायर्ड मेडिकल ट्रीटमेंट। यहाँ पे मेडिकल ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। जैसे ब्लिस्टर एजेंट अगर है, ये क्या करते हैं, इंजरी कॉज़ करते हैं स्किन में। अब ब्लिस्टर्स में क्या होगा, बेसिकली ये डिफरेंट टाइप के हैं। जैसे वेसिकेंट क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं फ्लूइड फिल्ड ब्लिस्टर्स, ठीक है। इसमें कौन आ जाएगा, हमारा नाइट्रोजन मस्टर्ड आ जाएगा, सल्फर मस्टर्ड आ जाएगा। ब्लड एजेंट्स हो सकते हैं, ये करते हैं हमारे ब्लड के साथ इंटरफेयर करते हैं, ठीक है, और हमारे जो ब्लड के लाइफ सब्सटेनिंग प्रोसेस है ब्लड का, उसके साथ कहीं न कहीं छेड़खानी करते हैं। जैसे साइनोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन साइनाइड, ठीक है, हाइड्रोजन साइनाइड वगैरह तुम्हें पता ही है क्या होता है। इसके बाद चोकिंग एजेंट मतलब जिनका काम क्या है कि जो हमारा ब्लड लंग्स है उसको जो हमारा लंग्स है उसमें इरिटेशन कॉज़ करना, और जिसकी वज़ह से क्या होगा, ब्लड ब्रेन बैरियर में क्या होना। इसके बाद हमारा चॉकिंग एजेंट्स क्या होते हैं, बेसिकली पल्मोनरी एजेंट्स, या हम लंग इरिटेशन कॉज़ इंजरी टू लंग्स ब्लड वेरिएंट रिजल्टिंग इन एस्फिक्सिया। तो जो क्या कॉज़ कराते हैं, एस्फिक्सिया या चॉकिंग के लिए जो यूज़ किया जाता है, जैसे क्लोरीन और क्लोरोपाइरीन या फॉस्जीन, ठीक है। इसी तरह नर्व एजेंट वो सब्सटेंसेस जो क्या करते हैं, हमारे जो केमिकल कम्युनिकेशन है या फिर हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसके साथ इंटरफेयर करेंगे और हमारे में न्यूरल इंजरीज कॉज कराते हैं, उनको हम कहेंगे नर्व एजेंट कहेंगे, ठीक है। तो ये हमारा केमिकल वॉरफेयर में आ जाएगा। इसके बाद है हमारा न्यूक्लियर वॉरफेयर बेसिकली क्या होता है, न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह का यूज़ करना। और बेसिकली न्यूक्लियर वॉरफेयर में क्या होता है, एक लार्ज नंबर ऑफ या मास डिस्ट्रक्शन वहाँ पे कॉज होता है। तो न्यूक्लियर वॉरफेयर मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट या पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज होती हैं जिसमें क्या करते हैं, डिप्लॉय करते हैं न्यूक्लियर वेपन का यूज़। और न्यूक्लियर वेपन क्या होता है, वो वेपन जो बेसिकली बहुत ज़्यादा मास डिस्ट्रक्शन कॉज कराता है। न्यूक्लियर वॉरफेयर कैन प्रोड्यूस डिस्ट्रक्शन इन मच शॉर्टर टाइम। तो न्यूक्लियर वॉरफेयर से क्या होता है, शॉर्टर टाइम में लार्ज
एरिया या लॉन्ग लास्टिंग रेडियोलॉजिकल रिजल्ट्स वहाँ पे रह जाते हैं। जैसे हिरोशिमा नागासाकी में आज तक लोग क्या होते हैं डिसेबल्ड प्रोड्यूस होते हैं। तो एक शॉर्टर टाइम में वहाँ पे हुआ था और बहुत लंबे समय के लिए डिस्ट्रक्शन हुआ। अब जो बेसिकली न्यूक्लियर वॉरफेयर है वो 2 टाइप का होता है। एक लिमिटेड न्यूक्लियर वॉरफेयर मतलब कि मान लो पूरी कंट्री है और इस कंट्री में एक छोटे से एरिया में कहीं न कहीं एक आर्मी कैंप है। तो आपने क्या किया यहाँ पे न्यूक्लियर जो भी है वेपन को गिराया, तो उसकी वजह से क्या होगा कि बस एक स्पेसिफिक एरिया, एक लिमिटेड एरिया ही यहाँ पे डिस्ट्रॉय हुआ, तो इसको कहेंगे लिमिटेड न्यूक्लियर वॉरफेयर। लेकिन अगर आपने क्या किया पूरी की पूरी ये पूरी जो कंट्री है, इस पे ही न्यूक्लियर वेपन गिरा दिया, ठीक है? इसकी वजह से क्या होगा सिविलियंस जो आर्मी वगैरह सब मारे गए। तो इसको कहेंगे फुल स्केल न्यूक्लियर वॉर। तो लिमिटेड न्यूक्लियर वॉर क्या है? टारगेटिंग मिलिट्री फैसिलिटीज़ ईदर एज़ अटेम्प्ट टू प्री अटेम्प्टिव क्रिपल द एनिमी एबिलिटी टू अटैक एट डिफेंसिव मेजर, या तो डिफेंसिव मेजर हो सकता है या फिर एट फर्स्ट अटैक हो सकता है किसी की तरफ से, ठीक है? तो ये होगा लिमिटेड न्यूक्लियर वॉर। फुल स्केल न्यूक्लियर वॉर क्या है? कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियर वेपन यूज इन अटैक एम एन एंटायर कंट्री इंक्लूडिंग मिलिट्री इकोनॉमिकल और सिविलियन टारगेट सबको पूरे खत्म कर देना, वो कहलाएगा हमारा फुल स्केल न्यूक्लियर वॉरफेयर। अब जो न्यूक्लियर वॉरफेयर के बाद हम बात करते हैं टाइप ऑफ न्यूक्लियर वेपन दो टाइप के होते हैं। तो मैंने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा फ्यूजन और फिजन, ठीक है? तो वही होगा जो फिजन पे वर्क करेगा केमिकल रिएक्शन पे, वो कहलाएगा फिजन वेपन, और जो हमारा फ्यूजन पे वर्क करता है वो हमारे होंगे फ्यूजन वेपन। तो फिजन वेपन क्या है? हुज आउटपुट इज एक्सक्लूसिव फ्रॉम फिजन रिएक्शन, जिसका आउटपुट किससे निकलता है? फिजन रिएक्शन से निकलता है, उसको हम कहेंगे फिजन वेपन्स कहेंगे। इसमें कौन आता है? हमारा एटॉमिक बॉम्ब, ठीक है, या एटम बॉम्ब। इसके बाद हम बात करते हैं फ्यूजन वेपन। फ्यूजन वेपन क्या होता है? प्रोड्यूस लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ इट्स एनर्जी इन न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन, ठीक है? यहाँ पे सच एज फ्यूजन वेपन आर रेफर टू एज थर्मोन्यूक्लियर वेपन्स, यहाँ पे ये बात की गई है, ठीक है? अब इसके बाद हार्मफुल इफेक्ट क्या होंगे? हार्मफुल इफेक्ट क्या होगा? डैमेज करते हैं हमारे रिप्रोडक्टिव सेल्स को, जिसकी वजह से क्या होगा? एब्नॉर्मेलिटी जो है जेनेटिक्स में चली जाए, जीन्स में एब्नॉर्मेलिटी होगी और वो फ्यूचर टू फ्यूचर चलती रहेगी एब्नॉर्मेलिटी। जैसे हिरोशिमा नागासाकी का मैंने भी आपको एग्जांपल दिया था। कॉज़ क्या होगा? मैसिव इट विल लीड टू मैसिव डेथ एंड डिस्ट्रक्शन ऑन अ लार्ज स्केल, है ना? इट कॉज़ लॉन्ग टर्म हार्म टू ह्यूमन हेल्थ एंड वेल-बीइंग्स एंड लॉन्ग टर्म हार्म टू ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट। ज़ाहिर-सी बात है लंबे समय के लिए, वही हिरोशिमा का यहाँ पे फिर से एग्जांपल दे रहा हूँ। इसके बाद है इकोटॉक्सिकोलॉजी। इकोटॉक्सिकोलॉजी बेसिकली अगर हम बात करते हैं, तो इकोटॉक्सिकोलॉजी वो साइंस होती है जिसमें हम डील करते हैं एडवर्स इफेक्ट ऑफ केमिकल्स। क्या इफेक्ट आ रहे हैं केमिकल्स के इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर पे, उसकी फंक्शनिंग पे या बायोडायवर्सिटी पे, उसको हम कहते हैं इकोटॉक्सिकोलॉजी। अब इकोसिस्टम में टाइप ऑफ कंटामिनेंट्स कौन-कौन से होते हैं? पॉल्यूटेंट्स होते हैं, पॉइज़न होता है और टॉक्सिकेंट्स होते हैं। ये हमारे पास 3 टाइप के कंटामिनेंट्स होते हैं। अब हम बात करते हैं कॉमन टाइप ऑफ एनवायरमेंटल हज़ार्ड्स आर। अगर वाटर में देखते हैं, वाटर के कंटामिनेंट्स देखते हैं तो डिटर्जेंट्स आ जाएँगे, फर्टिलाइज़र्स, रॉ सीवेज, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, हेवी मेटल्स वगैरह। सॉइल में अगर देखते हैं हेवी मेटल्स, हर्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स वगैरह। एयर में SO2, CO2, NO2, एस्बेस्टोस, लेड वगैरह आ जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं बायोमैग्नीफिकेशन। बायोमैग्नीफिकेशन की यहाँ पे थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट भी है। इंक्रीज़ इन कंसंट्रेशन ऑफ अ सब्सटेंस सच एज़ पेस्टिसाइड, DDT दैट अकर इन फूड चेन एज़ अ कॉन्सिक्वेंस। मतलब देखो, किसी भी एक हमारे किसका टॉक्सिक सब्सटेंस का ट्रांसफ़र होना एक फूड चेन से दूसरी फूड चेन में। जैसे एक ट्रॉपिकल लेवल से दूसरे में। जैसे मान लो वाटर में क्या था? वाटर में पड़ा था हमारा मरकरी, ठीक है? अब ये मरकरी का देखो एक लेवल से दूसरे लेवल पे जा रहा है। मरकरी किसमें गई? एल्गी में। इस एल्गी को किसने खाया? एल्गी ईटिंग इंसेक्ट ने खाया। अब इंसेक्ट को किसने खाया? इंसेक्ट ईटिंग इंसेक्ट ने खाया, उसको फिश ने खाया। तो मरकरी किसमें गई? थोड़ा बहुत कंसंट्रेशन फिश में गया। अब फिश को फिर दूसरे फिश ने खाया तो फिश में गया। इसको किसने खाया? ह्यूमन ने खाया। तो मतलब देखो, एक ट्रॉपिकल लेवल T1, T2 आपने लेवल पढ़ा होगा, T3 है ना? तो धीरे-धीरे एक लेवल से दूसरे लेवल पे जो जा रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है कंसंट्रेशन, उसको हम क्या कह रहे हैं? हमारा बायो मैग्नीफिकेशन कहते हैं। इंक्रीज़ इन अ कंसंट्रेशन ऑफ अ सब्सटेंस सच एज़ पेस्टिसाइड, DDT दैट अकर इन अ फूड चेन। किसमें जा रहा है? फूड चेन में जा रहा है पूरा। तो इसको हम क्या कह रहे हैं? बायो मैग्नीफिकेशन। ये कैसा होता है? पर्सिस्टेंट होता है, फूड चेन एनर्जेटिक्स होता है, लो रेट ऑफ इंटरनल डिग्रेडेशन, एक्सक्रीशन ऑफ सब्सटेंस, है ना? तो यहाँ पे जो है जो भी सब्सटेंस है मरकरी वगैरह, तो वो ज़ाहिर-सी बात है उसका एक्सक्रीशन तो जल्दी नहीं होता है या लोड है ना? तो यहाँ पे ये बात की गई है। अब इसके बाद जैसे एग्ज़ाम्पल दिया है, ह्यूमन जो है मरकरी को 2 वे में कंज़्यूम करता है। या तो मिथाइलिन मरकरी जो है फ़िश ने कंज़्यूम की और उसको क्या किया ह्यूमन ने फ़िश को खाया, तो इस वज़ह से हो सकता है। या जो है वो मरकरी की जो वेपर्स हैं, वो उसने
वेरियस सोर्सेस से क्या की, उसको निगला। बाय ब्रीदिंग वेपर्स मरकरी इमिटेड फ्रॉम वेरियस सोर्सेस सच एज मेटेलिक मरकरी या फिर डेंटल एमलगम्स। ये है मतलब एक लेवल से दूसरे लेवल तक टर्शरी है ना, या एक जो है हमारा ट्रॉपिकल लेवल से दूसरे ट्रॉपिकल लेवल में क्या होना, ट्रांसफ़र होना चीज़ों का, वो कहलाएगा हमारा सिंपल हमारा बायोमैग्निफिकेशन। इसके बाद हम बात करते हैं टॉक्सिकोविजिलेंस के बारे में। टॉक्सिकोविजिलेंस बेसिकली क्या है, ये एक एक्टिव प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, जो भी हमारा पॉइज़निंग के केसेज़ हैं उन पर कंटिन्यूअसली हम क्या करते हैं, नज़र रखते हैं या उसके डाटा को कलेक्ट करते हैं, और डाटा को कलेक्ट करने के बाद उसको एनालाइज़ करते हैं और उसको जो भी प्रिवेंट करने के स्टेप्स हैं उनको लेना, ताकि फ्यूचर में किसी भी तरीके का आने वाला पॉइज़निंग के थ्रू नुकसान ना हो। उसको हम क्या कहेंगे, टॉक्सिकोविजिलेंस। तो वही बात यहाँ पे कही गई, एक्टिव प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग और इवैल्यूएटिंग द टॉक्सिक इफेक्ट, ठीक है? फैक्टर्स एक्जिस्टिंग इन अ कम्युनिटी या और इवैल्यूएटिंग द मेजर्स टेकन टू रिड्यूस ऑफ क्लाइमेट दैम, ठीक है, एलिमिनेट दैम, सॉरी, ठीक है। द टॉक्सिको विजिलेंस इन्वॉल्व रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉइजनिंग, पॉइजनिंग की रजिस्ट्रेशन करना केसेस बाय हेल्थ प्रोफेशनल, एनालिसिस करना, और मेड ऑफ एन इंक्वायर मेड टू पॉइजन कंट्रोल सेंटर, ठीक है। इसके बाद क्या कहा गया है यहाँ पे, पर्पस ऑफ टॉक्सिकोविजिलेंस का मेनली फंक्शन क्या है, मॉनिटर करना टॉक्सिक इफेक्ट के ह्यूमंस पे क्या टॉक्सिक इफेक्ट आ रहे हैं ऑफ ए प्रोडक्ट सब्सटेंस और पॉल्यूशन इन ऑर्डर टू कैरी आउट वार्निंग, प्रिवेंशन, ट्रेनिंग और इंफॉर्मेशन एक्टिविटीज़। ये सारी चीज़ें किसम के अंदर आती हैं, हमारी टॉक्सिको विजिलेंस के अंदर आती हैं। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 6, जिसको हमने एनवायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी में सारी चीज़ें यहाँ पे कवर की हैं। आई होप आपको लेक्चर पसंद आएगा। लेक्चर पसंद आएगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि मैं और लेक्चर्स आप लोगों के लिए लेके आता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।